हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा में जो भारतीय न्यायपालिका है, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे आर्टिकल हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जहां पे आपको हर साल प्रारंभिक परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आपके तथ्य भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है, इन सब पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों देखिए, आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा कम है। अब परीक्षा आपकी टलेगी, ये उन लोगों के लिए है भैया जिन लोगों को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को पढ़ना है वो अपने मेंस का नोट्स बना चुके हैं, अपनी प्रारंभिक परीक्षा की सारी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुके हैं और 50 टेस्ट अपने सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें रिजल्ट लाना है। क्योंकि रिजल्ट आपको भी पता है कि फाइनली 1000 वैकेंसी भी अगर परीक्षा में रहती है तो वो 1000 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे और मैक्सिमम आपको पता है कि 2500 से 3000 बच्चे साक्षात्कार देंगे। तो समझ जाइए, इस 4 लाख के क्राउड में ये जो 400 आपके लोग जो सिलेक्ट होने वाले, कितना परसेंटेज है ये। अगर आप 4 लाख के क्राउड में 1000 बच्चे को भी लेंगे तो आप खुद ही देखिए कि ये कितना प्रतिशत है। क्या ये 1% है? 1% से भी कम सिलेक्शन है फाइनल जो आपका होगा परीक्षा में। इसीलिए एक अच्छे शेड्यूल में आप लोग पढ़ना शुरू करिए। आइए भारतीय न्यायपालिका पर कोर फैक्ट्स जो हैं आपके प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक ये आपका जो है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। इसमें टोटल जो आपके जजेस हैं, आपके 33 जज हैं और आपके चीफ जस्टिस सहित 34 हैं इस समय, 34। ये आंकड़ा याद रखिए। आर्टिकल 124 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपके कई सारे महत्वपूर्ण जो आपके प्रोविज़न है आर्टिकल 124 में रखे गए। जैसे पहला हो गया सुप्रीम कोर्ट का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस की आपकी नियुक्ति आर्टिकल 124 के 2 सेक्शन में है। आर्टिकल 124(2) के तहत राष्ट्रपति करेगा, त्याग पत्र भी वो इन्हें ही देगा। चीफ जस्टिस की नियुक्ति आपकी आर्टिकल 124(2). चीफ जस्टिस की जो योग्यताएं हैं आपकी आर्टिकल आपके 124(3) में रखी गई हैं। अब देखिए, योग्यताओं को बहुत ध्यान से देखिए। हाई कोर्ट में 5 साल वो जज रह चुका हो व्यक्ति, हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट आपका रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में वो बिल्कुल विशेषज्ञ व्यक्ति हो। ये तीनों जो आपकी कैटेगरीज हैं, ये मतलब योग्यताएं होती हैं चीफ जस्टिस के लिए। रिमूवल ऑफ जजेस आपका आर्टिकल 124(4) में है। विशेष बहुमत से ही प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटाया जा सकता है। एक तरह से इन्हें सुरक्षा, इनके पद को सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि निष्पक्ष न्यायालय को आगे प्रसारित कर सकें। अब इसके 2 आधार होते हैं। पहला आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर होता है, एक होती है आपकी इनकैपेसिटी, मतलब बंदा अयोग्य है, उसके अंदर डिसीजन लेने की नहीं है क्षमता। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिमागी तौर पे फर्क पड़ जाए, पागल हो जाए इंसान, या फिर मान लीजिए आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो है। और ये जांच कौन करवाएगा? आर्टिकल 124(5) के तहत ये जांच का अधिकार संसद को है। अब ये जो है आपका रिमूवल है, ये कैसे आएगा? तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपका लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है इनके रिमूवल का। बस लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर्स के द्वारा साइन हो और राज्यसभा में 50 मेंबर्स के द्वारा साइन होने चाहिए। शपथ जो है आपकी आर्टिकल 124(6) के तहत है। प्रेसिडेंट के समक्ष या प्रेसिडेंट के निमित्त, मतलब राष्ट्रपति के समक्ष भी या फिर राष्ट्रपति के ही निमित्त जो नियुक्त है उसके सामने भी शपथ ले सकते हैं। अब इसके अलावा यह है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन जजेस क्या है? तो आर्टिकल 124(7) के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के किसी भी अन्य कोर्ट के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। ठीक है। और सैलरी और अलाउंस को देखिए, सैलरी और आपके अलाउंस जो है इसमें आर्टिकल 125 कहता है कि संसद निर्धारित करेगी कि इसके अलाउंस और सैलरी क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पेंशन या ग्रेजुएटी होती है, इसकी व्यवस्था 1976 में की गई है। याद रखिए, ये आपका जो आर्टिकल है 1976 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि आपके इसी मतलब 1976 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन ग्रेजुएटी की व्यवस्था की गई है। भारत की संचय निधि से देते हैं। अब आपको ये बताना है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी पेंशन आपकी किस पर भारित होती है, भारत की संचय निधि पर या फिर राज्य की संचय निधि पर। इसमें नियुक्ति के बाद 9 चेंजेस है, पर आर्टिकल 360 मतलब जो अलाउंस या सैलरी दी जाती है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन मान लीजिए अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ चुकी है आर्टिकल आपके 360 के तहत, तब फिर क्या है, प्रेसिडेंट इसे कम कर सकता है इनकी सैलरी वगैरह को। आर्टिकल 126 बात करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस की।
कि भाई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट कर सकता है बिना किसी सलाह के। यहाँ पर संसद या फिर किसी होता है कि भाई मुख्य न्यायाधीश या किसी दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह, तो ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पहले तो याद रखिए आर्टिकल 126 में है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, और प्रेसिडेंट इसे कर सकता है बिना किसी के सलाह से। आर्टिकल 127 क्या कहता है? आर्टिकल 127 कहता है कि एडहॉक जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीश के संदर्भ में सारी जो आपकी डिटेल है वो आर्टिकल 127 कहता है, जो कहता है कि अगर कोरम पूरा ना होने पर, अगर कोरम पूरा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें चीफ जस्टिस से परामर्श किया जा सकता है। और ये फ्रांस से व्यवस्था ली गई है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आपके तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, ये आपके हाई कोर्ट में नियुक्त नहीं होते। याद रखिए, अगर आपको ऐसा विकल्प दे दिया जाता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में राष्ट्रपति करता है, या इस तरह के कोई स्टेटमेंट बना दिए जाए, तो फिर आपको ध्यान देना है। यही चीजें हैं जो आपके प्रश्न गलत करवाती हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस की बात करता है। कोरम पूरा ना होने पर इसमें चीफ जस्टिस से परामर्श किया जाता है। यह फ्रांस से लिया जाता है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश आपके नियुक्त नहीं होते। आर्टिकल 128 क्या कहता है? आर्टिकल 128 कहता है कि भाई जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये प्रेसिडेंट की सहमति से पहले के जस्टिस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत थे, उनको न्यायाधीश के रूप में बैठने का अनुरोध कर सकता है। और आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक आपका रिकॉर्ड न्यायालय है, ये एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत दंड दे सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत दंड देने की शक्ति आर्टिकल 129 में है, अभिलेख न्यायालय की शक्ति आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 130 क्या कहता है कि भाई दिल्ली की जगह कहीं और भी सीटिंग जो है प्रेसिडेंट के अनुमोदन से लगाई जा सकती है। जैसे कि इससे पहले हैदराबाद आपका हो गया, श्रीनगर हो गया, यहाँ पे जो दिल्ली, जैसे दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग है ना, ये हैदराबाद श्रीनगर भी पहले लगाई जा चुकी है। मतलब अगर प्रेसिडेंट से अनुमोदन ले लिया जाए तो दिल्ली की बजाय कहीं और भी सीटिंग लगाई जा सकती है आपके सर्वोच्च न्यायालय की, और ऐसे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं कि भाई ये आपके दिल्ली के अलावा कहीं नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें आपको देख के चलनी है। जैसे आपको पता है कि भाई लोकसभा की सीटों की एक आपका मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेंथ जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में दे दी गई है। फिर भी आपने देखा होगा कई सारे नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट हैं जहां 40 से कम आपकी संख्या है। पावर एंड जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131 क्या कहता है? ये बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। और ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कई बार ऐसे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, लगता है कि सेम है, क्योंकि प्रारंभिक जो आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 131 के तहत, इसमें एब्सोल्यूट जो पावर है, राइट्स है, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। देखिए इसमें 3 तरह की सिचुएशन होती है। एक तो आपकी सिचुएशन ये है कि भारत सरकार के प्लस एक से अधिक राज्य, ये दोनों मिलके वर्सेस हो अनदर स्टेट। एक होता है भारत सरकार वर्सेस स्टेट, एक होता है स्टेट वर्सेस स्टेट। ये 3 टाइप के आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं जिसपे एब्सोल्यूट राइट आपके सर्वोच्च न्यायालय को है। बस यहाँ पर एक नोट है, आपको इसको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 262 के तहत जो इंटर स्टेट वाटर कमीशन होते हैं, उसे आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं रखा जा सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। मूल अधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामले जैसे सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। संवैधानिक मामलों से जुड़ी जो अपील है वो आर्टिकल 132 के तहत डील की जाती है, जिसमें आपके आर्टिकल 145(3) के तहत 5 जजेस की आपकी संवैधानिक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसे सुनेगी जो संवैधानिक मामलों के मुद्दे होंगे। और सिविल मामलों से जुड़ी अपील तो आर्टिकल 133 में है। तो याद रखिए, संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपील आर्टिकल 132 और सिविल मामलों से जुड़ी अपील आर्टिकल 133 में है। आपराधिक मामलों से जुड़ी जो अपील है वो आर्टिकल 134 में है। और विशेष इजाजत मतलब अपील बाई स्पेशल लीव, ये जो विशेष इजाजत का अधिकार है ये आर्टिकल 136 में है। यह एक अवशिष्ट शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की। सशस्त्र बलों से रिलेटेड कोर्ट या ट्रिब्यूनल के निर्णय पर यह लागू नहीं होती, बाकी ये सिंपली लागू होती है बाकी सब पे आपके। आर्टिकल 137 जो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रीवियस डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। तो आपके यहाँ पर मतलब जो है आपकी संवैधानिक के जो आपके रिव्यू की पावर जो है, पुनर्वलोकन की, वो आपकी पावर यहाँ पे है आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 138 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की पावर बढ़ाने का कार्य जो अधिकार है वो संसद करती है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस आपका ट्रांसफर किया जाता है आर्टिकल 139 का के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी हाई कोर्ट पर आबद्धकर होंगे। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 141, क्योंकि ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान का संरक्षक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? मंत्रणा संबंधी अधिकार जो होता है, राय या सलाह लेने का जो अधिकार होता है,
प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की राय सलाह मांग सकता है, पर मानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। लेकिन अगर संविधान लागू होने से पूर्व किसी मुद्दे पर, मतलब जहां पर संवैधानिक मुद्दे की बात होगी, तो आर्टिकल 143(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, उसको राय देनी पड़ेगी। और आर्टिकल 145 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, और प्रेसिडेंट के अनुमोदन से ये होगा। सर्वोच्च न्यायालय को अपने जो प्रैक्टिस है, प्रोसीजर्स है, उससे रिलेटेड जो नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का अनुमोदन लेना आवश्यक है। तो मित्रों, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप बहुत ध्यान से इनको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से इनको आपको समझाने के लिए, कवर करवाने के लिए, मतलब कि खास तौर पे आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को इसे समझने में समस्या न आए, इसलिए दोनों भाषाओं का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको भी पता है कि ये जो आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 124 से लेकर 147, यहाँ पर हमेशा एक प्रश्न रहता है और कई बार ये प्रश्न हम लोग गलत कर देते हैं। मित्रों, पैरासल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए। और बाकी 5 अगस्त से आपका जो ब्रह्मास्त्र बैच है, हम लोग फिर से एक रिन्यू, आपका जो नया बैच है फिर से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो बाकी जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, या फिर अभी आपके पहले वाले बैच में लगभग 8 से 10 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप लोग नए बैच में ही जुड़िएगा, पुराने बैच में अब मत जाइए, क्योंकि इतने सारे प्रीवियस टेस्ट जो छूट जाते हैं वो आपसे कवर नहीं हो पाएंगे। बाकी मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, और जैसा ही सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आता है तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा।